वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे जेट ICRBH हो या फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर कोई से भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह सीरीज़ रहने वाली है। ठीक है, इसलिए वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपको ये सब कुछ पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के तौर पर। और ओल्ड पेपर में भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नहीं हो और ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन साथ मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि पीका कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है। अब यहाँ पर याद रखिए, एक बार मैं आपको ऑप्शंस बोल के सुना दूंगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं रहेगा, चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पीका कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, ए व बी दोनों, या फिर आयरन। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करते हैं पीका रोग, तो पीका रोग वैसे तो होता किसमें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये होता है, याद रखिएगा, ऊँट में होता है, कैमल में होता है। इसके साथ साथ याद रखिए, जैसे कि पीका हुआ या फिर सर्रा हुआ। ठीक है, सर्रा जिसे तीवर्सा भी बोलते हैं, मतलब 3 वर्ष में एक बार। ठीक है, सर्रा जिसे तीवर्सा के नाम से जाना जाता है, और एक होता है पीका। ये दोनों ही रोग किसके होते हैं, याद रखिए, दोनों ही रोग ऊँट के होते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं किसकी कमी से होता है, तो पीका वैसे याद रखिएगा सामान्य तौर पर ये होता है फास्फोरस की कमी से। किससे होता है, याद रखिएगा, सामान्य तौर पर ये होता है फास्फोरस की कमी से। लेकिन अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन में दोनों ही देखने को मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है कि कैल्शियम और फास्फोरस, और थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है ए व बी दोनों, तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर होता क्या है। ठीक है, मतलब अगर आपको केवल फास्फोरस देता है, ठीक है, तब तो आपका राइट आंसर फास्फोरस होगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, तो ऐसी कंडीशन में आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा, दोनों माना जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है। यहाँ पर याद रखिए क्या पूछा गया है, फैट कंटेंट आपको पूछा गया है, वसा की मात्रा आपको पूछी गई है कि जर्सी में होती है, होलिस्टीन फ्रीजियन में होती है, करन स्विस में होती है, फिर करन फ्रिज में होती है। तो अब यहाँ पर याद रखने की कोशिश करना कि यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है। ठीक है, आप ये तो जानते हो कि किस में कितनी होती है, ये आपको लगभग पता होगा। लेकिन यहाँ पर आपको यही पहचानना है कि लगभग जो भी यहाँ पर आपको दे रखी है नस्लें, जैसे कि जर्सी हुआ, होलिस्टीन फ्रीजियन हुआ, करन स्विस हुआ और करन फ्रिज हुआ, इनमें सर्वाधिक कंटेंट किस में होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं करन स्विस और करन फ्रिज, तो ये दोनों क्या होती है, संकर नस्लें होती है। क्या होती है, दोनों क्या होती है, संकर नस्लें होती है, मतलब हाइब्रिड ब्रीड्स होती है। अब अगर बात करते हैं HF और जर्सी, तो याद रखिएगा वसा की अगर हम बात करेंगे तो जर्सी में अधिक होती है। अब कितनी होती है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक है, ताकि आपको भी पता चल सकेगा आपको पता भी है या फिर नहीं है, अदर स्टूडेंट को, और खुद का भी आकलन आप कर पाओ इससे। तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि जर्सी गाय में जो फैट कंटेंट होता है कितना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि दरांती के आकार के सींग किस भैंस की नस्ल के मुख्य पहचान होते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, दरांती के आकार मतलब सिकल सेफ के, क्या पूछा गया है, सिकल सेफ के जो हॉर्न पाया जाता है, जो सींग पाया जाता है, ये किस नस्ल में पाए जाते हैं। देख लेते हैं ऑप्शन पहले कि जाफराबादी, सूरती, भदौरी या फिर मुर्रा। तो आपको क्या लगता है कि जो दरांती के आकार के जो सींग होते हैं, मतलब दरांती सिकल सेफ के, ठीक है, तो ये किस में होते हैं, सूरती में होते हैं, फिर मुर्रा में होते हैं। चलिए इन दोनों में से ही बता दीजिए, या फिर जाफराबादी में होते हैं। और आज का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को देखते हैं आपको आता भी है या फिर नहीं आता है, तो इसका आपको डायरेक्ट सेक्शन में बताना है। ठीक है, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब बताना है, तो जल्दी से बता देना। ठीक है, वैसे यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जलेबी के आकार के किसके होते हैं, जलेबी के आकार के किसके होते हैं, याद रखिए सिंग वो होते हैं मुर्रा भैंस के। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया यहाँ पर कि सिकल सेफ के, हंसियाकार के, तो हंसियाकार के वैसे मैं डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ कि हंसियाकार के किसके होते हैं, याद रखिए सूरती नस्ल के होते हैं।
अगर बात करें हंसियाकार, तो हंसियाकार के होते हैं सुरती में। और अगर आपको पूछा था याद रखिएगा जलेबी के आकार, तो जलेबी के आकार की जो सींग होते हैं वो होते हैं याद रखिएगा मुर्रा नस्ल में होते हैं। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि गाय में मध्यकाल का समय कितना होता है। क्या पूछा गया याद रखिए, मध्यकाल का उचित टाइम आपको पूछा गया, समय आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न वाली बात है नहीं। वैसे आप बता दीजिए पहले कि 24 से 120 घंटे, 24 से 48 घंटे, 12 से 36 घंटे या फिर 8 से 24 घंटे। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं मध्यकाल, तो जो मध्यकाल होता है इसका पीरियड होता है, इसका जो टाइम होता है ये होता है 8 से 24 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको आपको विशेष तौर पर बताना है कि थनैला रोग का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। क्या पूछा गया है, थनैला रोग। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं थनैला रोग होता है क्या है। ठीक है, तो थनैला मतलब थन से संबंधित है। किससे संबंधित है, थन, जिसे हम बोलते हैं अयन। क्या बोलते हैं, अयन बोलते हैं। ठीक है, तो थनैला रोग का संबंध किससे होता है, याद रखिए अयन या थन से होता है। मतलब ऐसे पशु जो कि दुधारू होते हैं, जिनको मुख्य तौर पर किसके लिए पाला जाता है, दूध के लिए पाला जाता है, उनमें ये रोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि याद रखिएगा जो थन होते हैं, जो थन होते हैं वो क्या हो जाता है, अकड़न आ जाती है। उनमें क्या हो जाता है, अकड़न आ जाती है, या फिर करड़े आप बोलते होंगे देसी लैंग्वेज में, करड़े। ठीक है, तो वैसे हो जाते हैं, मतलब कठोर हो जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उसी को हम थनैला बोलते हैं। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा इसके लिए पूछा गया कि कौन सा टेस्ट किया ऐसा है। मतलब अगर आपको पता करना है कि थनैला रोग हो चुका है तो इसका आप कैसे टेस्ट करोगे, कैसे आप इसका परीक्षण करोगे। तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे कि टेट्राजोलियम टेस्ट, स्ट्रिप कप टेस्ट, विडाल टेस्ट या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब भी बात की जाए थनैला, तो थनैला रोग के लिए याद रखिएगा कौन सा टेस्ट किया जाता है, स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट, स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सेना के जवानों को गश्त के लिए ऊँटों की नस्ल दी जाती है। मतलब यहाँ पर याद रखिए आपको पॉइंट क्या नोट डाउन करना है, मतलब सेना के जवानों के लिए। मुख्य तौर पर अगर बात की जाए याद रखिएगा भारत की या फिर राजस्थान की, तो यहाँ पर मुख्यतः एक होती है बीकानेरी, एक होती है जैसलमेरी और एक होती है मेवाड़ी। ठीक है, ये तीनों ही नस्लें यहाँ पर देखने को मिलती है और इनका ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इन तीनों में से आपको पहचानना है, ठीक है, कि सेना के जवानों के लिए किस नस्ल का प्रयोग किया जाता है, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपको यहाँ पर स्पेशल कोई कैरेक्टर पूछता है तो यहाँ पर एक एक पॉइंट तो आप नोट डाउन जरूर कर लेना कि अगर बात करते हैं मेवाड़ी, वैसे इसका सबसे पहले हम इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो सेना के जवानों को मुख्यतः याद रखिए जैसलमेरी दी जाती है। कौन सी नस्ल दी जाती है, जैसलमेरी नस्ल दी जाती है, जिस पर क्या होते हैं, ये सवार होते हैं। ठीक है, सवारी करते हैं, किसकी करते हैं, जो जैसलमेरी ऊँट होते हैं उसकी ये सवारी करते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता मुख्यतः आपको पता चल चुकी है कि सेना के जवानों को सवारी के लिए कौन सी दी जाती है, जैसलमेरी दी जाती है। इसके साथ साथ अगर मान ले आपको कोई पूछ ले कि बीकानेर नस्ल, तो बीकानेर नस्ल याद रखिएगा विश्व की सबसे सुंदर नस्लों में से एक है। मतलब ये विश्व में सबसे सुंदर नस्ल है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, बीकानेरी है। कौन सी है, बीकानेरी है। इसके बारे में आप 10 से 12 फीट का इसमें स्टॉप आया ऐसा है, मतलब थुए होते हैं इसमें, तो उनकी ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। इसके साथ साथ इसमें स्टॉप पाया ऐसा है। क्या पाया ऐसा है, स्टॉप पाया ऐसा है। अब स्टॉप क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जब भी आपने ऊँट देखा हो तो उसके सिर पर क्या होता है, एक गड्ढेनुमा संरचना होती है, उसी को क्या बोलते हैं, हम स्टॉप बोलते हैं। जो गड्ढेनुमा संरचना होती है उसी को क्या बोलते हैं, स्टॉप बोलते हैं। और याद रखिएगा मुख्य विशेषता है कि बीकानेरी ऊँट में स्टॉप पाया ऐसा है। क्या पाया ऐसा है, स्टॉप पाया ऐसा है। सबसे सुंदर नस्ल है और इसके थुए की ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है। बीकानेरी संबंधी ये 3 मुख्यतः कैरेक्टर है, तीनों को याद रखना। इसके अलावा जैसलमेरी की हम बात कर चुके हैं, याद रखिए सेना के जवानों को दी जाती है। और अगर बात करते हैं मेवाड़ी, तो इसकी एक मुख्य विशेषता है कि इसके जो नीचे की होठ है, क्या होते हैं, याद रखिए इसकी जो नीचे की होठ है वो क्या होते हैं, लटके होते हैं। क्या होते हैं, लटके होते हैं। ठीक है, मुख्य विशेषता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन कवर हो चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते चला करो। ठीक है, इसमें आपका कुछ जा नहीं रहा, वैसे हमें मोटिवेशंस मिलती रहे, इसलिए आप लाइक कर सकते हो, इसके साथ साथ शेयर भी कर सकते हो,
ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो एक एक शेयर कर देना ताकि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आपकी वजह से भी ऐड हो पाए और हमें भी उसकी वजह से कुछ सपोर्ट मिल पाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि देसी घी में वनस्पति घी की मात्रा का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। मान लीजिए अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन दी जाती है जिसमें क्या होता है कि देसी घी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए आप किसी से घी खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वनस्पति घी को उसमें मिला रहा है, तो आप वो घी तो नहीं लोगे ना, आपको तो प्योर चाहिए। मतलब आप तो बोल रहे हो देसी घी हमें चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, वनस्पति घी को उसमें मिला दे रहा है और उसके बाद में हमें बेच रहा है। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम उसकी पहले जांच कर लेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, बाकी को तो ठग लेगा लेकिन एग्रीकल्चर वालों को तो ठग नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। लेकिन वो टेस्ट कौन सा करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हमें इसका पता लगाना है तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, वाउ नाउड टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे, वाउ नाउड टेस्ट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि कुंडलाकार सींग किस भैंस की नस्ल की मुख्य पहचान होती है। कुंडली, सांप कुंडली मान के नहीं बैठता क्या, देखा होगा सांप क्या करता है, कुंडली मान के बैठता है। तो उसी के समान क्या होते हैं, सींग के आकार होता है, मतलब कुंडली नुमा, एक रिंग टाइप आप समझ सकते हो। ठीक है, रिंग से आप आसानी से समझ जाओगे। तो एक कुंडली जैसा इसके क्या होते हैं, सींग की संरचना होती है। तो कौन सी भैंस की होती है, कौन सी भैंस की होती है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। हाँ, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जाफराबादी की जो सींग होते हैं इसकी प्रमुख पहचान होती है कुंडलाकार सींग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि ऊँट की नस्लों की यौन आयु होती है, मतलब वो गर्भस्थ होने लग जाते हैं, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि जो उसमें प्यूबरिटी आती है, ठीक है, प्रजनन योग्य हो जाता है, वो कितने समय में, यही आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 11 से 14 मंथ में, 24 से 30 मंथ में, 4 से 12 मंथ में, या फिर 36 से 48 मंथ में। आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होना चाहिए आपकी दृष्टि से। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है वो ऊँट ही लेता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है वो ऊँट ही लेता है, और कितना, लगभग 36 से 48 मंथ। इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो कि 36 से 42 जो मंथ होते हैं, ये कितने, मतलब कौन सा ऐसा पशु हो जो कि 36 से 42 मंथ में क्या होता है, प्रजनन योग्य हो जाता है। तो वो होती है, याद रखिए, भैंस। कौन सी होती है, भैंस होती है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। वैसे यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट डाउन मैं करा देता हूँ कि जब भी बात की जाए, याद रखिएगा 15 से 18 मंथ, तो ये होती है गाय, जो भेड़ होती है और बकरी। भेड़ या बकरी के अगर आपको पूछता है तो आप क्या बताओगे, 15 से 18 मंथ में जो भेड़ या बकरी होती है ये क्या हो जाती है, प्रजनन योग्य हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको मान लीजिए पूछता है कोई कि 18 से 24 मंथ, तो 18 से 24 मंथ में क्या होती है, जो संकर गाय नस्ल होती थी, ठीक है, जो संकर गाय या फिर जो विदेशी गाय होती है ना, तो वो प्रजनन योग्य हो जाती है। कौन सी गाय, विदेशी गाय। और स्वदेशी गाय होती है वो, तो याद रखिए उसमें टाइम लगता है, मतलब आप मान सकते हो 24 से 30 मंथ। ठीक है, कितना, 24 से 30 मंथ। ओके, तो ये दोनों पॉइंट भी याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात कर ही चुके हैं, 36 से 48 इसका राइट आंसर है ऊँट की नस्लों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं कि काला मांस मुर्गी की किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, ऑलरेडी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसी मुर्गी की कौन सी ब्रीड है, कौन सी ऐसी नस्ल है जिससे क्या होता है, काले रंग का मांस, काले रंग का मांस प्राप्त किया जाता है। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, याद रखिए, काले रंग का जो मांस होता है ये कड़कनाथ से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, कड़कनाथ से प्राप्त किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए विश्व के बारे में आपको पूछा गया है, तो विश्व में कौन सी है, मेरिनो होती है, अंगोरा होती है, सोनाड़ी होती है, फिर कराकोल होती है। मेरिनो होती है, अंगोरा होती है, सोनाड़ी होती है, फिर कराकोल होती है। जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर याद रखिए विश्व की अगर हम बात करेंगे तो विश्व में तो आपको कन्फ्यूज़न वाली कोई बात है नहीं, मेरिनो होती है। ठीक है, मेरिनो ही होती है जो सबसे फाइन क्वालिटी की क्या देती है,
वूल देती है, ऊन देती है। ठीक है, जो सबसे फाइन क्वालिटी का जो ऊन का प्रोडक्शन लिया जाता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? वो किया जाता है मेरिनो नस्ल से किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं राजस्थान के लिए, तो राजस्थान के लिए चोकला आप ले सकते हो। ठीक है, राजस्थान के लिए कौन सी है? जो चोकला नस्ल होती है, इससे सबसे फाइन क्वालिटी की वूल प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया गिल्टी रोग का रोगजनक क्या है। मतलब जो गिल्टी रोग होता है ये किससे होता है? यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए गिल्टी रोग किसको बोलते हैं, किसका उपनाम है ये गिल्टी रोग। तो यहाँ पर याद रखिए गिल्टी रोग बोलते हैं हम एंथ्रेक्स को। अब आप आसानी से बता दोगे। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग को ही याद रखिए गिल्टी रोग के नाम से जाना जाता है। और एंथ्रेक्स रोग ये किससे होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। दोबारा से देख लीजिए कि गिल्टी रोग एंथ्रेक्स रोग को बोलते हैं और एंथ्रेक्स रोग बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि गिल्टी रोग किससे होता है? याद रखिए जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि लोला नाम की कौन सी गाय नस्ल जानी जाती है। मतलब गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे हम क्या बोलते हैं? लोला। क्या बोलते हैं? लोला। ऑप्शंस आपके सामने हैं कि कांक्रेज, नागौरी, साहिवाल, होलीकर। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं लोला, तो लोला बोलते हैं साहिवाल नस्ल को। किसको बोलते हैं? साहिवाल को। अब क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि याद रखिए इसकी जो भी ब्रीड होती है, इसकी क्या होती है? जो याद रखिएगा जो खाल होती है, ठीक है, जिसे आप त्वचा बोलते हो, तो ये क्या होती है? ढीली होती है। क्या होती है इसकी त्वचा? क्या होती है? ढीली होती है। इसी के कारण क्या होता है कि साहिवाल को लोला के नाम से जाना जाता है। साहिवाल को लोला के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा कि जो जाफराबादी होती है, जो जाफराबादी होती है ना भैंस की नस्ल, तो इसे हम मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। दोबारा से याद रखिएगा कि जो जाफराबादी नस्ल है भैंस की, इसे हम मिनी एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया गया था, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न वाली कोई बात है नहीं। तो जल्दी से बता दीजिएगा कि सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है ऊँट की। बीकानेरी होती है, जैसलमेरी होती है, मेवाड़ी होती है, फिर कच्छी होती है। अभी क्वेश्चन आपको ये बताया था, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा सबसे सुंदर नस्ल की बात की जा रही है। तो विश्व में सबसे सुंदर नस्लों में से एक कौन सी थी? बीकानेरी थी। कौन सी थी? बीकानेरी। और बीकानेरी की कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए गए थे। क्यों? क्योंकि याद रखिए इसमें क्या होता है? इसमें स्टोप भी पाया जाता है। स्टोप क्या होता है? जो सिर पर एक गड्ढेनुमा जो संरचना होती है वो स्टोप होता है। ठीक है, इसके थुए की ऊंचाई 10 से 12 फीट होती है और ये विश्व की सबसे सुंदर नस्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, पशुओं द्वारा दीवार को चाटना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? किसको? कमी को दर्शाता है। क्या कर रहा है पशु? दीवार को चाट रहा है। तो यहाँ पर पहले हम ऑप्शन देखें, कैल्शियम, फास्फोरस, ए व बी दोनों, या फिर आयरन। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं जो पशु चाटता है ये कैल्शियम की कमी के कारण चाटता है। किसके कारण? कैल्शियम की कमी के कारण चाटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि दूध की रानी के नाम से किस बकरी नस्ल को जाना जाता है? क्या? मिल्क क्वीन। मिल्क क्वीन के नाम से किसे जानते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं मिल्क क्वीन, तो ये किसे बोला जाता है? सानेन को। किसको बोला जाता है? सानेन को। और सानेन कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। याद रखिए ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाता है, स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की नस्ल है? याद रखिएगा सानेन स्विट्जरलैंड की नस्ल है। ठीक है, बताइए कहाँ की है सानेन? सानेन और टोगनबर्ग ये दोनों ही याद रखिए स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। दोनों ही क्वेश्चन आपको पूछ लिया ऐसा, या तो आपको पूछ लेगा कि दूध की रानी किसे बोलते हैं, तो सानेन को बोलते हैं, या फिर आपको पूछ लेगा कि सानेन और टोगनबर्ग ये दोनों नस्लें कहाँ की है, तो दोनों स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि भैंस में मध्य चक्र कितने दिन में आता है। तो यहाँ पर याद रखिए मध्य चक्र की अगर हम बात करेंगे तो भैंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर याद रखिए गाय या भैंस दोनों में से अगर आपको किसी का भी पूछता है तो आप क्या बताओगे? 21 दिन में आता है। गाय या भैंस किसी का भी अगर आपको पूछता है मध्य चक्र तो 21 दिन में आता है। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिए अगर आपको पूछ लिया जाता है भेड़, तो भेड़ में कितना आता है? याद रखिए 16.5 दिन।
मतलब आप 17 दिन बोल सकते हो, 16 से 17 दिन। सबसे कम होता है भेड़ का, कितना होता है 16.5 दिन, ठीक है। तो 16 से 17 आप मान सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बकरी का मध्य चक्र, तो बकरी का मध्य चक्र आता है, याद रखिए 18 से 21 दिन में, ठीक है। 18 से 21 दिन बकरी का होता है, 16 से 17 भेड़ का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि टिक फीवर का रोग कारक क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिए टिक फीवर मतलब ये किससे होता है, कवक से होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है या फिर प्रोटोजोआ से होता है। तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं टिक फीवर, तो ये होता है एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए रोग कारक जब भी आप अगर आपको पूछता है तो रोग कारक का मतलब होता है कि वो रोग होता किससे है, मतलब कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है या फिर कोई फंगल है, ठीक है, उसी के बारे में पूछ रहा है। कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कभी भी रोग कारक पूछता है तो आप क्या बताओगे कि ये किसके द्वारा होता है, मतलब जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या फिर किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर याद रखिए टिक फीवर के बारे में पूछा गया है, तो ये होता है प्रोटोजोआ जनित होता है, मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, और जिसमें आपको पूछा गया है कि न्यूकैसल डिजीज़ का रोग कारक क्या होता है। अब यहाँ पर याद रखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूकैसल रोग हम किसको बोलते हैं। पहले हम ऑप्शन देखेंगे, जैसे कि जीवाणु हुआ, विषाणु हुआ या फिर प्रोटोजोआ। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए कि जो न्यूकैसल रोग है ये किसके द्वारा होता है। तो अब यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, न्यूकैसल रोग होता किससे है, ठीक है। तो न्यूकैसल सबसे पहले तो बोलते किससे हैं, तो ये बोलते हैं रानीखेत से। जो रानीखेत रोग होता है, याद रखिए रानीखेत रोग को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूकैसल रोग बोलते हैं, ठीक है। तो रानीखेत किससे होता है ये आप सभी जान गए होंगे, वायरस के द्वारा होता है। किससे होता है रानीखेत रोग, वायरस के द्वारा होता है। और किस वायरस के द्वारा, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। किसके द्वारा, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें क्या होता है कि केवल जो चूजा निकलता है, मतलब अंडे से जो चूजे निकलने के केवल एक दिन बाद में क्या होता है या फिर पहले ही दिन क्या होता है, टीकाकरण हो जाता है। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें क्या होता है, चूजों को एक दिन में क्या होता है, टीका लग जाता है। तो आप क्या बताओगे राइट आंसर। तो यहाँ पर याद रखिए ऐसा कौन सा रोग है, वो होता है रानीखेत रोग। कौन सा रोग होता है जिसमें क्या होता है, केवल एक दिन में क्या होता है, टीका लग जाता है, तो होता है रानीखेत रोग, ठीक है। इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही दिन टीकाकरण कर दिया जाता है। ओके, तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है या फिर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर देना, इसके साथ साथ शेयर भी कर देना ताकि दूसरे स्टूडेंट भी यहाँ पर ऐड हो पाए, ठीक है। हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, बाय बाय।